ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन को जनरली हम काई, एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं काई CHI, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह होता क्या है? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका अंश, उसका पार्ट, उसका भाग। तो हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का टोटल मोल और सॉल्यूशन के कुल मोल के रेशियो को ही हम बोलते हैं उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सच कंपोनेंट। सपोज हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। मान लिया गया इसमें जो सॉल्यूट लिया गया इसके मोलों की संख्या n1, स्मॉल n1 मान ले, और जो सॉल्वेंट लिया गया इसके मोलों की संख्या n2। सो मोल ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो आपका n1 प्लस n2 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट यानी n1 और रेशियो n1 प्लस क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, या जनरली n1 प्लस n2। तो मैं अभी आपको बोला हूं किसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उस कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन का टोटल मोल के रेशियो को ही उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल सॉल्वेंट का मोल अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, यह आपका हो जाएगा। क्लियर? अब जनरली अगर हम बात करें फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का इससे नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है यक्स सॉल्यूट प्लस यक्स सॉल्वेंट इक्वल आपका 1 होता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 के हमेशा बराबर होता है। क्लियर? चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर मान लीजिए इसमें दो डिफरेंट सॉल्यूट होता तभी भी आप लिखते हैं यक्स सॉल्यूट फर्स्ट, यक्स सॉल्यूट सेकंड, यक्स सॉल्वेंट और इक्वल 1। तो ये आपका जनरली एक सिंपल फॉर्मूला है। क्लियर? अब रही बात क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मोल नहीं दिया रहता है, अधिकतर मास दिया रहेगा। तो जब मास दिया रहेगा तो उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। जैसे मान ले अगर मास ऑफ सॉल्यूट, पहले आप स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके, अगर मास ऑफ सॉल्यूट मान लेगा, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन W, स्मॉल w, और मोलर मास मान लिया गया स्मॉल m। इसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मान ले कैपिटल M। सो इस केसेज में आपको पता है n1 इक्वल हो जाएगा W1, या इसको 1 ही मानो, सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। इसको W2 या इसको M2। अब देखें तो इस केसेज में n1 इक्वल W1 अपान M1 और n2 इक्वल W2 अपान M2। अब ये फार्मूला इस इक्वेशन 1 में रख दें। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा यक्स सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल W1 अपान M1 अपान W1 अपान M1 इन प्लस W2 अपान क्या हो जाएगा M2। ठीक है बच्चों? तो इससे बेटर आपका यही रहेगा। इस फार्मूले में थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? मोल निकालोगे और उस मोल को डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अगर मान लें हमारे पास सॉल्यूशन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है सॉल्यूशन में। जैसे एक सॉल्यूशन है जिसमें A भी सॉल्यूट है और B भी सॉल्यूट है, और मान लें C सॉल्वेंट है। A भी सॉल्यूट और A भी सॉल्यूट, B इमर डिफरेंट सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। मान लें इसका मोल Na, इसका मोल Nb है, इसका मोल मान लें Nc। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो आपका Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। क्लियर? अब देखें, सो यक्स काई सॉल्यूट A, यानी सॉल्यूट A का मतलब A सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल ऑफ A अपन मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह सॉल्यूट B का मोल फ्रैक्शन इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट B Nb अपान Na प्लस Nb प्लस क्या हो जाएगा Nc। इसी तरह यक्स C मतलब सॉल्वेंट
अगर सॉल्वेंट बात करें सी का, तो इसका भी NC अपान NA प्लस NB प्लस NC। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमेशा फिक्स है, या हम लिख सकते हैं यक्स सॉल्यूट A प्लस यक्स सॉल्यूट B प्लस यक्स सॉल्वेंट C इक्वल आपका कितना हो जाएगा 1। मैं अभी आपको बोला हूं कोई भी सॉल्यूशन होगा, सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू द 1। क्लियर स्टूडेंट्स? या हम जनरली लिख सकते हैं इसको यक्स आई इक्वल, आप लिख सकते हैं चाहे तो यक्स आई इक्वल NI अपान समेसन NI लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? NI, या इसको N1 लिख सकते हैं, N1 अपान समेसन NI। क्लियर? इसी तरह यक्स ये सॉल्यूट के लिए अगर मान लिया, अगर सॉल्यूट के लिए है N1, इसी तरह सॉल्वेंट के लिए अगर बात करें N2 जिसको बात करें, तो यहाँ पर N2 अपान काई SI NI हो जाएगा। NI का मतलब क्या? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें कुछ। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला आएगा तो सभी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, और बोर्ड में भी आपके CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, और कॉम्पिटेटिव में तो एक क्वेश्चन आएगा कंसंट्रेशन टर्म से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, एथिलीन ग्लाइकॉल in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाई मास, यानी ये आपका मास में दे दिया है, यानी मास मतलब W/W में दे दिया है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखें 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन में बताएंगे। 20% एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CH2OH। ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, याद रखेंगे। इसको एंटी फ्रीज रिएजेंट भी कहते हैं, एंटी फ्रीज एजेंट भी कहते हैं। एंटी फ्रीज का मतलब जो फ्रीजिंग होने से रोके, समझ गए बच्चों? ये एंटी फ्रीज। एथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यानी यहां पर आपका सॉल्यूट एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, और सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो W1 इक्वल 20 ग्राम और W2 इक्वल आपका हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम। क्लियर? ये ग्राम में है। अब देखें यम1 मतलब मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 × 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 5 6 × 1 हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन आपका 2 है, 2 × 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 24 6 16 32, इसको जोड़ लीजिए। 32 6 38 और ये हो गया 62 होगा, यानी ये आपका 62 हो गया। और M2 मतलब वाटर का आपका मतलब इसका मास होता है, मोलर मास होता है 18 हो गया। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सबका मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबका मोल कैलकुलेट करेंगे। अब मोल कैलकुलेट करेंगे कैसे? देखिए, सो N1 इक्वल W1 अपान M1। तो बताइए W1 मतलब 20/62, 20/62। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.322 मोल आएगा। क्लियर? इसी तरह N2 इक्वल W2 अपान M2। इसको भी देखिए W2 कितना ग्राम दिया? 80/18। इसको भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 4.44 मोल आ गया। क्लियर? इस तरह यह N1 जो है मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल और N2 जो है मोल ऑफ वाटर। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी केवल इस क्वेश्चन में एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अगर दोनों कंपोनेंट या करना तो एक को निकाल के एक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना निकाला गया? 0.322 अपान 0.322 प्लस
4.44। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आता है 0.932। यह आपका इथिलीन ग्लाइकल का मोल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? यानी इस सॉल्यूशन में जो इथिलीन ग्लाइकल का मोल फ्रैक्शन होगा 0.932 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर वाटर का भी पूछे तो यहां लिख सकते हैं यक्स। यहां देखिए, अगर मान लो वाटर का भी पूछते तब यक्स इथिलीन x1 प्लस x2 मान ले इक्वल 1। x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकल और x2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो x2 इक्वल 1 माइनस x1, सो 1 माइनस 0.932। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पाएगा 0.068। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए 1.00 या 0.932। यहाँ देखिए 8 हो गया, यहाँ आपका बचेगा 9 में 3 गया 6 हो गया, यहाँ आपका बचेगा 9, 0 हो जाएगा। यानी ये आ गया 0.068। इस तरह इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.068 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकल 0.932 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट इज ए रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आज आपको हम बताएं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस आपको समझाएं। इस बेसिस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर घर पर करेंगे अपने, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आपका स्कूल बंद है, इसलिए हम लोग चाहते हैं इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और नॉलेज गेन करें। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट को जरूर बताएं, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को वॉच करें और इससे कुछ फायदा उठाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।